हेलो गर्ल्स। हर वीडियो के पहले मुझे ये कसरत करनी पड़ती है जहाँ मुझे ध्यान देना पड़ता है कि वीडियोस आपको सही दिखे और मेरे एक्सप्लेनेशन के दौरान मेरा फ़ोन गिरे नहीं। इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी आपने देखा इसके पहले के वीडियो में फ़ोन गिर गया, पर ठीक है। जैसा आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से अभी अभी आपको अवगत हो रहे हैं, वैसे ही हम टीचर्स भी इस सिस्टम से अभी अभी अवगत हो रहे हैं। अब फिर भी पहले से थोड़ा बेहतर है। तो अब हम जो करों के प्रकार है उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रत्यक्ष कर हमने पढ़ लिया। अब जो दूसरा है वो है अप्रत्यक्ष कर। स्क्रीन पर देखिए, इनका प्रारंभिक भाग एक व्यक्ति देता है, परंतु अंतिम भाग दूसरे व्यक्ति पर होता है। अब ये भाग नहीं, यहाँ पे भार होना चाहिए। इनका प्रारंभिक भार एक व्यक्ति देता है और अंतिम भार दूसरे व्यक्ति पर होता है। मतलब कि यहाँ पर टैक्सेस का शिफ्टिंग होता है। अब ये किस तरह से शिफ्ट किया जा सकता है? जैसे प्रत्यक्ष कर में आपको मैंने उदाहरण दिया कि यदि ए आय को अर्जित करता है तो ए ही टैक्स को भरता है। ये कब होगा? जब ए एक सैलरीड व्यक्ति है, उसकी वो वेतन भोगी है और उसका वेतन कितना है ये सब उसका लेखा जोखा उसके ऑफिस में लिखा हुआ है। परंतु यदि हम ए को एक व्यापारी समझे और ए एक व्यापारी है और वो कुछ वस्तु खरीदता है जिसके ऊपर उसे कोई कर देना पड़ता है। ए एक 100 रुपये की चीज़ खरीदता है और उसके ऊपर उसे 10 रुपये का कर देना पड़ता है। तो ए जो व्यापारी है जब इस वस्तु को बेचेगा तो वो 100 रुपये उस वस्तु की कॉस्ट प्लस 10 रुपये कर, मतलब कि 110 रुपये प्लस उसका जो भी प्रॉफिट है वो लगाकर उस वस्तु को बेचेगा। तो अब भले ही सरकार को 10 रुपये का कर ए ने भरा है, मतलब कि प्रारंभिक भार ए पर है, परंतु अंततः वो भार किस व्यक्ति पर गया? उस व्यक्ति पर गया जिसने इस वस्तु को खरीदा। अगर हम माने कि बी इस वस्तु को ए से खरीदता है तो बी को वो वस्तु मिलती है 135 रुपये की, जिसमें 100 रुपये वस्तु का मूल्य, 10 रुपये कर और बाकी 25 रुपये का ए का प्रॉफिट। इस तरह से जो अंतिम उसकी वस्तु की कीमत है वो 135 रुपये है, जिसमें 10 रुपये का कर भी शामिल है। तो अंततः कर का भार उठाया बी ने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो उत्पादन कर है या बिक्री कर है, इनका भार अक्सर नहीं, व्यापारी यही करते हैं, वो खुद उसका भार नहीं उठाते हैं। उसके भार को उस वस्तु का जो उपभोग करने वाला व्यक्ति है, उपभोक्ता है या कंज्यूमर है, उसके ऊपर इसके भार को शिफ्ट किया जाता है। इस तरह के कर को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, जहाँ कराघात एक व्यक्ति पर होता है लेकिन करापात अन्य व्यक्ति पर होता है। जैसे हमारे उदाहरण में कराघात हुआ ए पर जो व्यापारी है और करापात हुआ बी पर जो उपभोक्ता है। इसके उदाहरण है उत्पादन कर और बिक्री कर। अब अप्रत्यक्ष करों के गुण क्या है? इसका आधार व्यापक है, मतलब कि इसका क्षेत्र बड़ा है। कई सारे गर्ल्स, अब आपको एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि अब जो हमारा एक टैक्सेशन सिस्टम है वो बदल गया है। जो हम अलग तरह के कर भरते थे उसके जगह पर एक ही कॉमन सिस्टम आ गया है जिसे हम कहते हैं GST। तो फिर भी ये GST हो या कोई भी तरह का कर हो, अगर जब वो व्यापारी उस कर को दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट करता है, कराधान और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, तो वो कर कहलाएगा अप्रत्यक्ष कर। और जो दूसरा है, जो प्रत्यक्ष कर है, वो अभी भी है इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में। तो अब इसके गुणों में जो है कि इसका क्षेत्र व्यापक है। हर तरह का कार्य, हर तरह का ट्रांजैक्शन, हर तरह का व्यापार इसके अंतर्गत आता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका आधार विस्तृत होता है।
सभी व्यक्तियों पर इसका भार पड़ता है, क्योंकि अंततः सभी, भले वो व्यापारी ही क्यों ना हो, वो भी उपभोक्ता है। और इसलिए इसका कवरेज वाइड है, यानी कि इसका आधार व्यापक है। यहाँ पर कर अपवंचन संभव नहीं है। यानी कि टैक्स को अवॉइड करना, इवेड करना, ये टैक्स से किस तरह से बचा जाए, ये यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि ये जो कर है ये उस वस्तु की कीमत में ही शामिल होता है। इसलिए यहाँ पर करों का अपवंचन संभव नहीं होता है। तीसरा है सुविधाजनक। सुविधाजनक इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपको अलग से कोई फॉर्म भरना नहीं पड़ता है, कोई ऑफिस में जाके कुछ करना नहीं पड़ता है, वस्तु की कीमत में ही वो जोड़ा जाता है, और इसलिए ये कर भरने में सुविधाजनक है। सामाजिक कल्याण के अनुरूप है। सामाजिक कल्याण के अनुरूप इसलिए है क्योंकि करों की मात्रा में वृद्धि कर उन उपभोगों को कम किया जा सकता है जो समाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और वो जो वस्तुएं हैं जो समाज के लिए आवश्यक है उनके ऊपर कम कर लगाया जा सकता है, ताकि वो वस्तुएं सभी को अफोर्डेबल प्राइसेस में मिले, सभी को वो बहुत महंगी चीज़ें ना हो, वो जो जीवन आवश्यक वस्तु है और अन्य जो लग्जरी गुड्स है उनके ऊपर ज़्यादा कर लगाया जाएगा। जैसे कि अगर अनाज है, कपड़ा है, तो इसके ऊपर कम टैक्स होंगे, और सोना है या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। अब नेक्स्ट है लोचदार। इसको भी कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। देश में जो जिस तरह की परिस्थिति है उसके अनुसार ये कम हो सकता है या अधिक बढ़ाया जा सकता है। और लास्ट है कि ये एक लोकप्रिय प्रकार का कर है। अब इसके जो दोष है अप्रत्यक्ष करों के, वो हम देखते हैं। इसमें पहला है न्याय की कमी। इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति वो कर भरता है, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। अगर वो गरीब है तो भी वो उपभोक्ता तो है, और हर उपभोक्ता इस कर को भरता है, इसलिए यहाँ पे न्याय की कमी है। ये अवरोही कर है। अवरोही कर भी करों का एक प्रकार है, जहाँ पे जब आय, जिसकी आय कम होती है वो अधिक कर भरता है। तो क्या ये न्यायिक है कि जिसके पास पैसे कम हैं वो अधिक कर भरे, और जिसके पास पैसे अधिक है वो कम कर भरे? जिसके पास पैसे कम हैं वो अधिक कर भरे, मतलब कि गरीब और गरीब बनेगा और अमीर और अमीर बनेगा। तो इसकी वजह से क्योंकि ये कर कॉमन है, सबको भरना है, तो अगर कोई उस वस्तु को खरीदता है, फिर चाहे वो निर्धन हो या धनी हो, उसको कर भरना ही पड़ता है, और इसलिए ये कहा गया है कि ये कर अवरोही है। उसके बाद है मितव्ययिता का अभाव। कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, यानी कि कर को इकट्ठा करने की जो लागत है वो कई बार कर की मात्रा से अधिक होती है। इसमें मितव्ययिता का अभाव है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। ये कई तरह के व्यापारों को कवर करता है, और इसलिए क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है, इसको कलेक्ट करने में भी लागत अधिक आती है, और मितव्ययिता का इसमें अभाव होगा। उपभोग और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव। इस तरह के कर का उपभोग और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, क्योंकि कर लगाने से वस्तु महंगी हो जाएगी, और उस वस्तु की महंगी होने पर उस वस्तु का उपभोग कम किया जाएगा, और यदि वस्तु का उपभोग कम किया जाएगा तो वस्तु की मांग कम होगी, और यदि मांग कम होगी तो वस्तु का उत्पादन भी कम हो जाएगा। इसलिए उपभोग और उत्पादन दोनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पाया जा सकता है। नागरिक चेतना का अभाव होता है। प्रत्यक्ष करों में उपभोक्ता यह नहीं जान पाते कि वे करों का भुगतान कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष करों में उपभोक्ता नहीं जान पाते कि वो करों का भुगतान कर रहे हैं और कितनी मात्रा में कर रहे हैं, क्योंकि इस कर को कर के मूल्य में ही शामिल किया जाता है। इसलिए करदाताओं में यह चेतना पैदा नहीं हो पाती है कि उनके द्वारा भुगतान की गई करों की राशि को सरकार द्वारा
किस प्रकार से व्यय किया जा सकता है। तो ये थे अप्रत्यक्ष कर के गुण और दोष। इस वीडियो को भी अब मैं यही रोकती हूँ और अगले वीडियो में जो अनुपातिक कर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी, टेक केयर, बचे रहो कोरोना से और ठंड से। बाय बाय।